गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम एच एस लांबा, फैकल्टी ऑफ रघुनाथ स्कूल। बेटा देखो, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका वेलकम है। बीच में हम थोड़ा सा गायब हो गए थे, फिर स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ टॉपिक हमने बीच में पढ़ भी लिए। तो अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें काफ़ी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए पहले। आज हमारे टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले बेटा आपने देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, उस पर टॉर्क लग रहा था, मतलब रोटेट कर रही थी अपनी एक्सिस पे। हमने इस पे देखा था कि उसकी चारों साइड पे फोर्स लग रहे थे। ऊपर वाले साइड पे ऊपर की तरफ फोर्स, नीचे वाली साइड पे नीचे की तरफ, इस साइड पे अंदर की तरफ लग रहा था, तो इस पे बाहर की तरफ लग रहा था, जिसकी वजह से वो कॉइल क्या कर रही थी, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। और कॉइल अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो इसका मतलब उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। विदाउट रोटेशन या विदाउट टॉर्क रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम उस टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा कि वो टॉर्क की कितना होता है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया था। अगर उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे नेट फोर्स की बात करी जाए तो हमेशा जीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि चारों साइड पे मैग्नेटिक फोर्सेज के जो मैग्नीट्यूड है, आमने सामने वाले जो साइड होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, जिसकी वजह से नेट फोर्स तो जीरो होता है। बट जब वो रोटेशन की बात आती है तो एक साइड पे अंदर की तरफ लगता है तो दूसरी साइड पे बाहर की तरफ, जिसकी वजह से वो रोटेट एक्सिस पे रोटेट करती है। रोटेट करती है तो इसका मतलब उसमें टॉर्क जरूर लगता है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने टॉपिक लिखा करंट, टॉर्क और करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले बात होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको ऐसे दिखाना है। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट ऐसे डायरेक्शन दिखा सकते हो। एक तरफ एन पोल रखा होगा, दूसरी तरफ मैग्नेट का एस पोल रखा होगा, और ड्यू टू दिस आपका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ एन टू एस वो ऐसे दिखाओगे बी वेक्टर से। इसको रिप्रेजेंट किया बी वेक्टर से। ध्यान से देखो बेटा, जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी आपकी, इस तरह से आपने रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करी थी, ए बी सी डी। लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा दिमाग में रखना। आपने बोला था इस वाली साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ था और इस वाली पे नीचे की तरफ। इस साइड पे फोर्स इनवर्ड था और इस पे आउटवर्ड था, जिसकी वजह से ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। कुछ ऐसा ही था, जिसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करती है, इस पे ऊपर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ। तो कॉइल जो है ना, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ये ऊपर नीचे नहीं चलेगी, केवल एक्सिस पे रोटेट करेगी, क्योंकि इस पे फोर्स इनवर्ड था और इस पे फोर्स आउटवर्ड था। करंट कैरिंग कॉइल थी, ऐसे करंट फ्लो कर रही थी, हमने ये चेक कर लिया था। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जितना फोर्स इसमें अंदर की तरफ उतना फोर्स, तो कपल फोर्स की बात कर रहे हैं। जब टॉर्क की बात की जाती है ना, तो हम कपल फोर्स की बात करते हैं। वो यही होंगे F1 और F2 जो भी आपने लिखा था ILB, वो आपके कपल फोर्स होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो साइड है, इसके B पॉइंट पे और C पॉइंट पे फोर्स की बात करें, तो B पे अंदर की तरफ लग रहा है, C बाहर की तरफ, तब B ये वाली साइड भी तो रोटेट कर रही है। तो ये जो BC हमने रखा था मैग्नेटिक फील्ड से, या जो इसका प्लेन लिया था वो थीटा एंगल पे लिया था बेटा, हमने ऐसे रखा था उसको। ये आपकी साइड पॉइंट B था और ये आपका C था, और BC को आपने स्मॉल b से डिनोट किया था। यह साइड आपकी कितनी थी, स्मॉल b, ये आपकी साइड स्मॉल b थी। B पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने उसको ऐसे दिखाया। उस फोर्स को शायद आपने F1 से डिनोट किया था ILB, उसका मैग्नीट्यूड ILB था। और C पॉइंट पे जो फोर्स है, इस वाले साइड पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ ILB, वो फोर्स भी आपका ILB था। सपोज उसको मैंने F2 से डिनोट किया, वो ILB। टॉर्क कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कपल फोर्स हुई। तो जब भी अपन टॉर्क लिखते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा मैग्नेटिक टॉर्क, या टॉर्क लिखेंगे टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड of magnetic force मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, या तो F1 या फिर F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, कोई सा भी ले लो, आइदर F1 और F2। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आइदर F1 और F2 मल्टीप्लाई perpendicular distance between couple force,
कपल फोर्सेस, ये जो कपल फोर्सेस है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपकी ये वाली होगी। अब जैसे कॉइल की ये इस पे अंदर की तरफ फोर्स, इस पे बाहर की तरफ, ये फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमने प्लेन ऐसे लिया हुआ था भाई, हमने उसको थीटा एंगल पे लिया था, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये दिखाओगे, यहां से नॉर्मल डालोगे, ये एंगल 90 डिग्री, बी सी इसको ए पॉइंट मान लो, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम मेजर करेंगे। देखो इसका आपने देखा था कि ये जो है ना कितने एंगल पे था, थीटा एंगल पे। इसका जो प्लेन है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो थीटा एंगल पे ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे है, एरिया वेक्टर थीटा एंगल पे, ये एंगल थीटा है। मैं इसको अल्फा कंसीडर कर लूं, ये थीटा और अल्फा इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो अल्फा प्लस थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस थीटा जो है प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा, अल्फा प्लस 90 तो ये वाला कितना होगा, थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, थीटा। ये एंगल थीटा है, ये अल्फा और ये 90, तीनों का सम 180, तो अल्फा प्लस थीटा तो 90 है, सही लिखा है। थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H इक्वल्स टू sin थीटा, ये हो गई P sin थीटा। अब आपका फॉर्मूला होगा, टॉर्क को टॉर्क से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल फोर्स ILB, कोई सा भी ले लो, ILB मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, B sin थीटा। ध्यान से देखो, स्मॉल l इनटू स्मॉल b, स्मॉल l इसकी लेंथ थी और स्मॉल b इसकी विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, इसका एरिया हो गया क्या, इसका क्या हो गया बेटा, एरिया। सिंस l मल्टीप्लाई स्मॉल b इक्वल्स टू कैपिटल A, ये हम जानते हैं, तो टो इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया IAB sin थीटा। I l इनटू स्मॉल b को a लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप B sin theta. If number of turns in the coil are capital N, number of turns कितने हो, capital N, then टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला आपका हो गया टो इक्वल्स टू N से मल्टीप्लाई कर लो इसको, NIAB sin थीटा। और ध्यान से देखो बेटा, ये जो NIA होता है दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपने इस चैप्टर में बीच में कंपैरिजन देखा था कि स्मॉल लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करता है, वहां पे हमने M का फॉर्मूला लिखा था, सिंस M इक्वल्स टू NIA, और इसको हम बोलेंगे M को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अब मैं NIA की जगह M पुट कर लूं तो टो इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया बेटा MB sin थीटा। M की डायरेक्शन देखो, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में चेक करूं, N नंबर ऑफ टर्न्स, क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, I स्केलर है, A एरिया वेक्टर, इसका प्लेन एरिया ऐसे थीटा एंगल पे रखा था, तो A की जिधर डायरेक्शन होगी उधर ही M की डायरेक्शन होगी, तो M आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, B भी वेक्टर क्वांटिटी है, और sin थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, इक्वेशन नंबर जो भी आप इसको डालना चाहो फर्स्ट दे लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें अपन, वेक्टर फॉर्म, तो टो वेक्टर इक्वल्स टू मैं लिखूंगा इसको M क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म याद रहनी चाहिए हमेशा। दैट मैग्नेटिक डाइपोल टॉर्क की बात करें, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप की इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें टॉर्क कितना लगता है, M क्रॉस B। ये वाला टॉर्क अपन मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी सीखेंगे 8 चैप्टर में, M क्रॉस B आएगा फॉर्मूला, M क्रॉस B आएगा, ऐसे के ऐसे ही सॉल्व करना है, सब कांसेप्ट ऐसे ही होंगे। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। अब स्पेशल केसेस में देखें, फर्स्ट व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, देन टॉर्क कितना होगा, MB sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। सेकंड केस, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो टॉर्क कितना होगा बेटा, MB sin 90, sin 90 1 होता है, तो आंसर आ गया टो इक्वल्स टू MB। इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा M और B के बीच का एंगल है। देखो इस सिचुएशन में M और B के बीच का एंगल थीटा है,
इस सिचुएशन में m और v के बीच का एंगल थीटा है। तो ध्यान से देख बेटा, m की डायरेक्शन ऐसे है, a की डायरेक्शन और v की डायरेक्शन ऐसे है। थीटा 0 कब होगा? जब एरिया वेक्टर और b जो है ना दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब मैं ऐसे ले लूं, कॉइल को मैं ऐसे रखूं, उसका प्लेन एरिया इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस केस में उसमें टॉर्क 0 होगा। और मैं अगर उसको ऐसे रखूं, एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो उस केस में थीटा 90 होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। इस तरह से हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके दो स्पेशल केस रहते हैं। कहीं भी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको आराम से नोट करना, इसके नोट्स लिखना प्रॉपर और सारा समझना। फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना या कॉल करके पूछ लेना, कोई डाउट हो तो। ये हमने टॉर्क भी कैलकुलेट कर लिया। अब तक इस चैप्टर में हमने काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट किए थे दोनों, उसके बाद बायट-सावर्ट लॉ पढ़ लिया था हमने, बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस करी थी, बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस या बायट-सावर्ट लॉ से पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था, चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड Q V क्रॉस B होता है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, जहां B मैग्नेटिक फील्ड होता था, तो उस कांसेप्ट से हमने मैग्नेटिक फील्ड सीख लिया था। उसके बाद और बायट-सावर्ट लॉ पढ़ लिया था, बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस कर ली थी। उसके बाद हमने चार्ज पार्टिकल का मोशन देखा था मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थीटा 0 से 90 के बीच वाले केस में, ठीक है ना, वो भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने साइक्लोट्रॉन डिस्कस किया था, डिवाइस पढ़ ली थी साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पढ़ने के बाद हम आगे थे कि मैग्नेटिक फोर्स की बात कर ली थी कि करंट के यानी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है थीटा एंगल पे, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस B लगता है। उसके बाद हमने दो कंडक्टिंग वायर, पैरेलल कंडक्टिंग वायर के बीच फोर्स कैलकुलेट कर लिया था। और इससे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा के देखा, उस पर टॉर्क, लास्ट ये वाला टॉपिक हो गया। अब आपका टॉपिक बचता है बेटा इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक बचते हैं, गैल्वेनोमीटर और एम्पियर सर्किटल लॉ। गैल्वेनोमीटर एक प्रैक्टिकल टॉपिक है और एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपने गॉस लॉ डिस्कस किया है ना, वैसे ही आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है, ठीक है ना। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट दोनों का एक जैसा ही है। जैसे गॉस लॉ की 5 एप्लीकेशन करी, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ की 2 एप्लीकेशन करनी है हमने, ठीक है ना। एक स्ट्रेट वायर के लिए, फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक सिलेंड्रिकल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में या तो हम गैल्वेनोमीटर पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।